हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है 13 अक्टूबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो आप सभी को कवर करते रहिएगा। इनको अंत तक वीडियो को जरूर देखा करिए, जिससे कि आपको सारे जितने जितने करंट अफेयर्स हैं सब समझ में आ जाएं। आगे आने वाले एग्जाम्स में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आगे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, ये करंट अफेयर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, तो आप इनको ज़रूर देखा करिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, जिससे कि जितने करंट अफेयर है सब कवर हो जाए। इन्हीं करंट अफेयर से सारे सारे के सारे सवाल बनेंगे आपके। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा करंट अफेयर का जो इन करंट अफेयर्स में से ना आए। आप इनको अंत तक जरूर देख डालिए, सबका सब आपका कवर हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस वहाँ पे आप करके आएंगे। बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेखपाल के एग्जाम के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आर सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने इसको ज्वाइन कर लिया तो उत्तराखंड में आने वाली जितनी परीक्षाएं हैं, या यूपी पीसीएस 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी तैयारी भी इसको ज्वाइन करने से हो जाएगी। करंट अफेयर्स की ये पीडीएफ सारे मिल रही हैं। आर सचिवालय वाले स्टूडेंट्स को डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस भी वो लोग कर रहे हैं, आर सचिवालय वाले स्टूडेंट्स। तो वहाँ पे आप उसको ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी सारी प्रिपरेशन होती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है कि इंटरनेशनल रिलेशन से न्यूज़ है कि यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ बिडेन ने अफ़गानिस्तान का जो टैग था मेजर नॉन नेटो अलाई टैग, उसको ख़त्म कर दिया है। देखो, कुछ तो यूएस के साथ नेटो मेंबर्स हैं, यानी कि जो नेटो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर हैं, लेकिन नेटो के अलावा कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनको नॉन नेटो एलाई, एलाई का मतलब होता है दोस्त, तो नॉन नेटो एलाई का टैग मिला है। जैसे भारत को भी ये वाला टैग मिला हुआ है। तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैज़ टर्मिनेटेड द डेजिग्नेशन ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का टर्मिनेशन इसलिए भी किया जाना ज़रूरी था क्योंकि वहाँ पर अब एक इलेक्टेड सरकार नहीं थी, वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती से बनाई गई तालिबान की सरकार थी। डेजिग्नेशन ऑफ अफगानिस्तान एज अ मेजर नॉन नेटो एलाई मोर देन अ ईयर आफ्टर द तालिबान कैप्चर्ड पावर इन काबुल। और देखिए, जब तालिबान ने पिछले साल 2021 के 15 अगस्त को वहाँ पे टेक ओवर किया, उसके करीब करीब एक साल बाद जाकर अब जोसेफ बाइडेन ने उनका जो स्टेटस है उसको हटाया है। 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ने अफगानिस्तान को ये टैग दिया था, विच क्लियर द वे फॉर द टू कंट्रीज टू मेंटेन अ डिफेंस एंड इकोनॉमिक रिलेशनशिप। जब वो नॉन नेटो मेंबर बन गए, नॉन नेटो एलाई बन गए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे जो अफगानिस्तान था वो यूएसए के साथ डिफेंस रिलेशन रख सकता था और आर्थिक रिलेशन यानी कि इकोनॉमिक रिलेशन भी रख सकता था। द डेजिग्नेशन गेव सेवरल फैसिलिटीज़ एंड कंसेशंस टू अफगानिस्तान। इस डेजिग्नेशन की वजह से कई सारी फैसिलिटी मिलती थी अफगानिस्तान को, कई चीज़ों में छूट मिलती थी, कंसेशंस मिलते थे इन टर्म्स ऑफ डिफेंस, डिफेंस के क्षेत्रों में, सुरक्षा के क्षेत्रों में, सिक्योरिटी रिलेटेड असिस्टेंस एंड इक्विपमेंट, यानी कई सारी सुविधाएं उनको मिलती थी। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती है, जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपने यूक्रेन को, जो यूक्रेन का उनका इन्वेजन चल रहा है, अपनी ट्रूप्स को उन्होंने मोबिलाइज़ किया है। मोबिलाइज़ करने का मतलब ये होता है कि हम अपनी ट्रूप्स को कुछ इस तरह से संगठित कर रहे हैं कि मान लेते हैं जो ट्रूप्स यानी कि जो मिलिट्री के पर्सनल्स अभी युद्ध स्तर पे नहीं थे, यानी कि युद्ध स्थल पे नहीं थे और पीछे बैकग्राउंड में वो काम कर रहे थे, तो अब उनको आगे लाने की बात की जा रही है, जिससे कि जो आगे सैनिक थे उनको थोड़ा रेस्ट मिल सके। तो इस तरह से करके पूरी मिलिट्री को मोबिलाइज किया जाता है देश के अंदर। तो देख सकते हैं यहाँ पे हम देखें तो ये कुछ एरिया बता रहे हैं कि ये सब रेड वाला जो एरिया है, इन पे अभी युद्ध चल रहा है, यहाँ पे अभी दिक्कतें चल रही हैं।
जिसमें से ये ग्रीन वाला जो एरिया है ये पहले रशिया ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन बाद में यूक्रेन की फोर्सेस ने और साथ में जो उसको नेटो मेंबर साथ दे रहे हैं, सभी फोर्सेस ने मिलके रशिया की फोर्सेस को यहाँ से हटा दिया, जिससे कि ये रीजन वापस से यूक्रेन के पास आ गया है, जो ग्रीन वाला रीजन है। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अनाउंस्ड अ पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन एंड डायल्ड अप द न्यूक्लियर थ्रेट, और उन्होंने न्यूक्लियर थ्रेट की बात भी करी है कि अगर ये यूक्रेन नहीं माना तो अब हमें न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। सेपरेटली 4 रशिया बैक्ड ब्रेकअवे रीजन्स जो है यूक्रेन के, जैसे कि दोनेत्स्क है, लुहांस्क है ईस्ट में, खेरसोन है, ज़ैपोराइजिया है साउथ में, आर होल्डिंग रेफरेंडम्स ऑन ज्वाइनिंग रशिया। तो ये रशिया को ज्वाइन करने की बात कर रहे हैं। रशियंस मेड सब्सटेंशियल टेरिटोरियल गेन्स इन द ईस्ट एंड साउथ। ये वो 4 रीजन हैं जो 15% यूक्रेन का लैंड मास बनाते हैं। द फ्रंट लाइन इज नाउ एज लॉन्ग एज 1000 किलोमीटर स्ट्रेचिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न एजेस ऑफ द ऑस्किल रिवर टू द बॉर्डर्स ऑफ माइकोलेव इन द साउथ। अब देखिए ये यहाँ पे यूक्रेन और रशिया के जो प्रॉपर नाम है सिटीज़ के वो बता रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन है यानी कि जो बॉर्डर है जहाँ पर युद्ध चल रहा है वो 1000 किलोमीटर लंबा हो चुका है। अगर बिल्कुल उत्तरी सिरे पे आप देखोगे तो ऑस्किल नदी बहती है और नीचे जाके देखेंगे तो माइकोलेव है साउथ में। एंड रशिया विच इज़ सफरिंग फ्रॉम सप्लाई प्रॉब्लम्स। रशिया की दिक्कत क्या हो रही है कि वहाँ पे सप्लाई की दिक्कत आ रही है, तो उसको मैन पावर की कमी हो रही है। फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू होल्ड द लाइन इन द फेस ऑफ यूक्रेनियन काउंटर अटैक। और जो यूक्रेन काउंटर अटैक कर रहा है उसको सस्टेन कर पाना रशिया के बस की अगर इस टाइम पे कहीं नहीं हो पा रहा है। तो बात आती है कि ये पार्शियल मिलिट्री मोबिलाइजेशन क्या है। तो बोथ मिस्टर पुतिन एंड हिज डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोगू हैव सेड दैट ओनली दोज हु आर करेंटली इन द रिजर्व्स and those who have served in the armed forces and have got military training would be conscripted। अब देखिए पुतिन का कहना यह है कि जिन लोगों को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जा चुकी है वही लोगों को हम बुलाएंगे आर्म फोर्सेज में। मिस्टर शोगू सेज रशिया कैन मोबिलाइज सम 2.5 करोड़ लोग यानी कि 25 मिलियन पीपल फ्रॉम द कंट्रीज वास्ट रिजर्व। यानी कि जो रशिया ने जो फौज खड़ी कर रखी है 2.5 करोड़ की, उसमें से 25 मिलियन लोगों में से वो उनमें से मात्र 1% यानी कि लगभग 3 लाख जो उसके ट्रूप्स हैं सैनिक हैं उन्हीं को बुलाना चाह रहा है। यानी आप समझ सकते हैं कि रशिया की पॉपुलेशन में से, जो कि अपने आप में बहुत कम पॉपुलेशन है, उसमें से 2.5 करोड़ मिलिट्री पर्सनल्स हैं। भारत की जो मिलिट्री पर्सनल है वो बहुत कम है एज़ कंपैरिजन टू रशिया के, क्योंकि अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया में एक रूल है कि वहाँ पे जो भी पर्सन होता है, जो भी एडल्ट होते हैं, वो सभी मिलिट्री जो प्रोसेस है उससे गुजरते हैं। Of the 4 regions holding the vote, Russia has recognized Donetsk and Luhansk, which make up the industrial Donbass region as independent republic। तो रशिया इस तरह से काम कर रहा है कि जो डोनेट्स्क और लुहांस्क है, जो कि अपने आप में इंडस्ट्रियल रीजन का क्षेत्र है यूक्रेन के, उसको इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बना दिया जाए। तो वहाँ पे रेफरेंडम वगैरह भी करवाया जा रहा है। इस्तांबुल टॉक्स, जहाँ पे इस्तांबुल टॉक्स अगर आपके सामने आता है तो आप उत्तर दे सकते हैं इसका कि इस्तांबुल टॉक्स जो है वो किससे रिलेटेड है। इस्तांबुल टॉक्स है रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उससे रिलेटेड है। तो इस्तांबुल टॉक्स इन विच यूक्रेन हैड मेड अ प्रपोजल टू अडॉप्ट न्यूट्रलिटी, गिव अप नेटो मेंबरशिप प्लान इन रिटर्न फॉर मल्टीलेटरल सिक्योरिटी गारंटीज। तो इस्तांबुल टॉक्स में ये कहा गया है कि यूक्रेन जो है वो एक न्यूट्रलिटी अडॉप्ट करे, यानी कि नेटो का जो मेंबर वो बनना चाह रहा है उसको छोड़ दे, और मल्टीलेटरल जो सिक्योरिटी गारंटीज़ हैं वो उसको मिल जाएंगी। डिस्कस द स्टेटस ऑफ डोनबास विद मिस्टर पुतिन एंड एग्री टू अ 15-year कंसल्टेशन पीरियड फॉर क्रीमिया। और क्रीमिया के लिए 15 साल का कंसल्टेशन पीरियड है जो वो पुतिन के साथ साइन करना चाह रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है इस्तांबुल टॉक्स में। नेक्स्ट आता है मणिपुर। भारत से अगर हम देखें तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस से न्यूज़ आ रही है कि मणिपुर जो है अपनी लिकर पॉलिसी को रिवाइज करने की बात कर रहा है। मणिपुर कैबिनेट, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह हेड करते हैं, उन्होंने 20 सितंबर को ये डिसाइड किया टू लिफ्ट द प्रोहिबिशन पार्शली फॉर जनरेटिंग एटलीस्ट 600 करोड़ रुपए इन एनुअल रेवेन्यू। कोई भी राज्य हो, जो भी राज्य लिकर पे यानी कि शराब पे बैन लगाता है, उस जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, कोई भी है, वहाँ की इकनॉमी बहुत ज़्यादा बैडली इफेक्ट होने लगती है, क्योंकि इससे आबकारी से खूब सारा पैसा आता है सरकार के पास जो वो दूसरे कामों में यूज़ कर सकती है। तो मणिपुर ने अब तक लिकर पॉलिसी पे बैन लगा रखा था, लिकर पे बैन लगा रखा था। तो अब ये कहा जा रहा है उनके मुख्यमंत्री द्वारा कि हम उसको पार्शली लिफ्ट करेंगे, जिससे क्या होगा कि 600 करोड़ रुपए एनुअल रेवेन्यू के रूप में सरकार को मिलने लगेंगे।
द डिसीजन डिड नॉट गो डाउन वेल विद ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि अब इसके खिलाफ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी आएंगी, जो एनजीओज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके अगेंस्ट बोलेंगी। तो डिसीजन डिड नॉट गो डाउन वेल विद ऑर्गेनाइजेशन सच एज द कोएलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल। तो एक साडा या काडा करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोएलिशन अगेंस्ट ड्रग्स एंड अल्कोहल, यानी कि एक संगठन है किसके खिलाफ? ड्रग्स के खिलाफ और शराब के खिलाफ। और मीरा पई भी, ये क्या है अपना में? ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सवाल पूछा सकता है आपसे कि मीरा पई भी अभी न्यूज़ में था, तो ये क्या चीज़ है? तो मीरा पई भी जो है ये अपने आप में एक सोशल मूवमेंट है, यानी कि विमेन टॉर्च बियरर्स इनको कहेंगे, कि जो महिलाएं हैं वो टॉर्च लेके चल रही हैं यहाँ के एक राज्य के अंदर कि वहाँ पर लिकर नहीं होना चाहिए। और इन्होंने 1991 से ही लिकर का बैन, यानी शराब का बैन करवा रखा है मणिपुर के अंदर। तो प्रोहिबिशन कैसा है अगर हम देखें तो मणिपुर इज जोग्राफिकली एंड साइकोलॉजिकली डिवाइडेड बिटवीन द इम्फाल वैली एंड द हिल्स अराउंड इट। अब देखिए जोग्राफिकली देखें तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। तो अब मणिपुर किस तरह से बटा हुआ है कि इम्फाल वैली एक अपने आप में हिस्सा है और उसके चारों तरफ जो हिल्स हैं वो अपने आप को अलग मानते हैं। वैली में बेस्ड जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, प्राइमरीली द पीएलए यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, हाईजैक्ड अ मास मूवमेंट अगेंस्ट लिकर एंड इम्पोज्ड अ टोटल बैन। तो वहाँ पे एक पीपल लिबरेशन आर्मी थी, उसने लिकर पे टोटल बैन लगवा दिया। दिस लेड टू द मणिपुर पीपल पार्टी गवर्नमेंट हेडेड बाय आर के रणबीर सिंह एनफोर्सिंग प्रोहिबिशन इन द स्टेट ऑन April 1, 1991। इसके वजह से वहाँ पर जो मणिपुर की पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, जिसको आर के रणबीर सिंह हेड कर रहे थे, उन्होंने 1991 में लिकर पर टोटल बैन लगा दिया मणिपुर के अंदर। सेल करना है, चाहे आप उसको बनाना है, कंज्यूम करना है, ये सब चीज़ बैन कर दी गई फॉर ऑल रेसिडेंट्स एक्सक्लूडिंग पीपल फ्रॉम द SC एंड ST कम्युनिटीज़। सभी लोगों के लिए बंद कर दिया गया, सिर्फ SC और ST कम्युनिटीज़ के लिए छोड़ा, क्योंकि वो उनके रीति रिवाजों में आता था, कस्टम्स में आता था, तो उनके लिए छोड़ दिया गया। यानी कि जो उनको कमर्शियली ना करके ट्रेडिशनली ब्रू कर रहे थे, यानी अगर आप उसको अपने कस्टम्स के लिए बनाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको कमर्शियली बेचने के पर्पज़ से बनाएंगे तो वो नहीं करेंगे, यानी कि आप व्यापार नहीं कर सकते हो मणिपुर में अल्कोहल का। टोटल प्रोहिबिशन हैज़ बीन इन प्लेस इन 2 अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। 2 और राज्य हैं मणिपुर के साथ साथ, एक तो नागालैंड है जहाँ पे 1989 से बैन है, और मिजोरम है विच रीइम्पोज टोटल प्रोहिबिशन 2019। बीच में उसने 1997 में बैन को उठाया था फॉर 4 ईयर्स फ्रॉम 2015, और 2019 में उसने, क्योंकि 1997 में पहले बैन लगा मिजोरम में, 2015 में कोशिश की मिजोरम की सरकार ने उसको कुछ टाइम के लिए उठा दिया जाए, लिफ्ट कर दिया जाए पार्शली, तो 2015 में उठाने की कोशिश की पार्शली बैन को, लेकिन 2019 में 4 साल बाद वापस टोटल बैन लगा दिया गया मिजोरम के अंदर। देर इज़ नो प्रोहिबिशन इन द अदर 5 स्टेट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। जो 5 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, अगर नॉर्थ ईस्ट के हम देखें टोटल 8 राज्य हैं, 7 सिस्टर है और सिक्किम है, तो 8 स्टेट्स में से 3 स्टेट में बैन है, यानी कि मणिपुर में था बैन, नागालैंड में था और मिजोरम में था। बाकी 8 में से बाकी 5 जिलों में या 5 राज्यों में कोई बैन नहीं है। अर्लियर गवर्नमेंट सॉट टू रिमूव प्रोहिबिशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टेट टू इंश्योर अ स्टेडी सोर्स ऑफ रेवेन्यू। कई सारी सरकारों ने कोशिशें की हैं कि ये बैन को हटाया जाए जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो सके, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमेशा इस चीज़ पे प्रोटेस्ट किया है। लिफ्टिंग द बैन वुड अलाउ लोकल मणिपुरी ब्रू सच एज यू। अब देखिए अगर बैन हटा दिया जाएगा तो उससे क्या होगा कि लोकल जो मणिपुरी जो दारू होगी, मणिपुरी जो शराब होगी, वो भी वहाँ पे चल सकती है, जो 2 वेराइटीज़ हैं ऑफ विच केम टू बी एसोसिएटेड विद असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड्रो एंड सेकमाई। तो यहाँ से बनती हैं और इनको फिर देश भर में बेचा जा सकता है। अब प्रेशर ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है पुश्ड बियॉन्ड द इंडिया म्यांमार बॉर्डर हैव टेकन अ बैक सीट इन मणिपुर। जो उस टाइम पे 1991 में जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप एक्टिव थे, अब उनको म्यांमार की तरफ खदेड़ दिया गया है भारतीय फौज के द्वारा। तो अब वहाँ पर उन्होंने तो बैक सीट ले ली है, यानी कि वे लोग तो नहीं आएंगे अब यहाँ पे। प्रेशर ग्रुप्स अब स्ट्रांगली रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन कि आप इसको कैसे लीगलाइज कर रहे हैं जब ये यहाँ पे ये बैन है। फोकस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि काडा इज मोर ऑन द लोकल ब्रूज देन द पॉसिबल अवेलेबिलिटी ऑफ इंडियन मेड फॉरेन लिकर इन स्टोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है काडा का वो ये है कि लोकल वहाँ पे जो है वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है उसका, ना कि जो भारत में जो बनी हुई जो बाहर की और दूसरी जो कंपनीज आ रही हैं उनके ऊपर इनका इतना फोकस नहीं है। मणिपुर की खुद की बनी हुई पे उनका ज़्यादा फोकस है। काडा कंटेंशन इज दैट if country liquor is brewed commercially on a large scale for export, it could lead to the shortage of some indigenous Manipuri rice।
अब काडा का कहना ये है कि मान लेते हैं अगर आप मणिपुर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका उत्पादन करते हैं, तो मणिपुर में जो चावल है उसकी कमी हो जाएगी, क्योंकि इसमें चावल का इस्तेमाल होता है इसको बनाने के लिए। द मीरा पईबी ऑन द अदर हैंड डज नॉट वांट द गवर्नमेंट टू मेक लिकर फ्लो इन अ स्टेट बैटलिंग ड्रग अब्यूज़। अब मीरा पईबी का कहना ये है कि मणिपुर ऑलरेडी ड्रग से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, वहाँ के जो लड़के हैं लड़कियाँ हैं ड्रग्स का इस्तेमाल, ड्रग्स का सेवन काफ़ी ज़्यादा करते हैं। तो जो राज्य पहले ही ड्रग्स से पीड़ित है वहाँ पे अगर आप शराब भी खोल देंगे तो अब बताइए उस राज्य का क्या हाल होगा, ये कहना है वहाँ पे जो महिलाओं का जो ग्रुप है उसका। बट एंटी प्रोहिबिशनिस्ट्स point out that the ban on liquor has not necessarily made Manipur like Nagaland, Mizoram a dry state। लेकिन जो इस प्रोहिबिशन के खिलाफ है उनका कहना ये है कि बैन लगाने से, इतने लंबे समय से 1991 से लिकर का बैन है मणिपुर में, ऐसा नहीं हुआ है कि नागालैंड और मिजोरम जिस तरह से ड्राई स्टेट है भारत में उसी प्रकार से मणिपुर भी ड्राई स्टेट बन जाए, ऐसा नहीं हो पाया है। इलीगल वे में मणिपुर के अंदर शराब बिकती है। एल्कोहलिक बीवरेजेस ऑफ ऑल काइंड्स मोस्ट लाइकली एडल्ट्रेटेड आर अवेलेबल एट अ प्रीमियम, ये सब आपको मणिपुर में मिल जाएंगी। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है। COP26 के प्रेसिडेंट और नीति आयोग ने मिलकर लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव टू बूस्ट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाना है, बैटरी का जो रीयूज़ है उसको बढ़ाना है, और मार्केट जो है रिसाइकिल का, बैटरी को रिसाइकिल करने का जो मार्केट है उसको भारत में बढ़ावा देना है। तो ड्यूरिंग द विजिट ऑफ COP26 प्रेसिडेंट ऑनरेबल आलोक शर्मा टू इंडिया ऑन 21-22 जुलाई 2022, नीति आयोग ने लॉन्च किए थे 2 सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव। एक तो अमृत, यानी कि जिसको कहा जा रहा है एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन, यानी ई मोबिलिटी का मतलब है कि बिजली से चलने वाली जो चीज़ें हैं, चाहे वो 3 व्हीलर्स हों, 4 व्हीलर्स हों, 2 व्हीलर्स हों, वो जो बिजली से चलेंगे उनसे हम एक रिवॉल्यूशन लेके आएंगे, क्रांति लेके आएंगे भारत में ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मोबाइल एप्लीकेशन टू रेज अवेयरनेस ऑन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड द रिपोर्ट ऑन एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल, कि जिससे कि बैटरी को हम रीयूज़ कर सकें। तो इस तरह से बैटरीज बनाए जिससे कि उनका रीयूज़ हो सके और वो बैटरी काफ़ी लंबे समय तक भी चले। India is among 42 leaders to back and sign up the UK's Glasgow breakthrough। COP26 जो हुआ था वो ग्लासगो में हुआ था, स्कॉटलैंड, यूनाइटेड किंगडम में। तो वहाँ पर जो ग्लासगो ब्रेक थ्रू हुआ था उस पर भारत ने साइन किए थे। तो भारत 42 जो मेंबर्स हैं उनमें से एक देश था। इंडिया इज़ ऑल्सो अ को कन्वीनर ऑफ द ग्लासगो ब्रेक थ्रू ऑन रोड ट्रांसपोर्ट टुगेदर विद द UK एंड द US। ब्रेक थ्रू ऑन रोड ट्रांसपोर्ट एम्स टू मेक ZEVs, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात की जा रही है, इंक्लूडिंग 2 and 3 व्हीलर्स, की 2-3 व्हीलर जो होंगे, 2 व्हीलर हो चाहे 3 व्हीलर हो, सबको हम क्या कर देंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट कर देंगे। साथ साथ कार आनी चाहिए, वैन आनी चाहिए, और हैवी ड्यूटी व्हीकल भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाले आने चाहिए, जिससे कि जो फ्यूल का इस्तेमाल है, यानी कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल है, वो मिनिमाइज हो सके, कम से कम हो सके। राइस कल्टीवेशन की बात करें तो ट्रेडिशनली अगर हम देखें, मुख्यतः अगर हम देखें ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से, तो पंजाब की जलवायु, हरियाणा की जलवायु जो है वो चावल की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी चावल की खेती वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन ज़मीन के अंदर के पानी का दोहन कर कर हमने वहाँ पे चावल की खेती के खूब ज़्यादा की है जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है। तो ट्रेडिशनली पंजाब वाज नॉट अ राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट, ट्रेडिशनली नहीं था, परंपरागत रूप से नहीं था। फार्मर बिगेन कल्टिवेटिंग पैडी ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो हरित क्रांति के दौरान वहाँ पे चावल उगना शुरू हुआ। ऑफ द 881 लाख टन ऑफ पैडी प्रोक्योर्ड इन द ऑनगोइंग खरीफ सीजन, अगस्त 31 में देखें तो 125 लाख टन तो पंजाब से आया है, 881 लाख टन पूरे भारत में से इकट्ठा हुआ है, उसमें से 125 लाख टन सिर्फ पंजाब में से इकट्ठा हुआ है। अराउंड 31 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द स्टेट इज अंडर पैडी कल्टिवेशन, 31 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो चावल की खेती के लिए यूज़ हो रही है पंजाब में। अब दिक्कत यह है कि चावल को और गेहूं को उगाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ हद तक पानी की रिक्वायरमेंट नदियों से, नहरों से पूरी की जाती है, जबकि बहुत ज़्यादा पानी जो है ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है। इसलिए पंजाब के अंदर जो पानी का जो स्तर है ज़मीन के अंदर का, वो बहुत नीचे चला गया है और पानी बहुत ख़राब भी आ रहा है, जिससे कि वहाँ पर जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ रहा है, जिससे कि जब वो ज़मीन पे पड़ता है
तो ज़मीन को बंजर भूमि भी बनाता जा रहा है। टू प्रोड्यूस अ किलोग्राम ऑफ राइस एंड व्हीट 5000 लीटर और 2500 लीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 1 किलो चावल बनाने में 5000 लीटर पानी खर्च हो जाता है और 1 किलो गेहूं बनाने में 2500 किलो या 2500 लीटर पानी खर्च हो जाता है। आप समझ सकते हैं कि कितना पानी की रिक्वायरमेंट हो रही है इनको उगाने में, लीडिंग टू द ओवर एक्सप्लोइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। सिंपल सी बात है, तो इससे ग्राउंड वाटर जो होगा उसका ओवर एक्सप्लोइटेशन हो ही जाएगा। फजिल्का जो एक जगह है पंजाब में, उसको कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही रिच वैरायटी मिलती थी किसकी, कॉटन की, फ्रूट की और ग्रेन्स की। यानी कि जो ग्रेन्स हैं यानी कि अनाज हैं, और कॉटन है, कपास है और फल है, इनकी बहुत ज़्यादा अच्छी किस्में उनके वहाँ मिलती थी, समृद्ध किस्में वहाँ पे मिलती थी, तो मिलती हैं या अभी भी कहें तो फजिल्का को हम क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया ऑफ पंजाब कहते हैं। नेक्स्ट आता है न्यू इंसाइट्स ऑन द कॉफी रिंग इफेक्ट, यानी कि साइंस एंड टेक से न्यूज़ आ रही है। 2 डेकेड्स अगर हम देखें, 20 सालों से अगर हम देखें, तो कॉफी रिंग इफेक्ट हैज़ बीन नोन एज व्हेन अ ड्रॉप ऑफ स्पिल्ट कॉफ़ी ड्राइज अप। देखिए कॉफ़ी रिंग इफेक्ट क्या है कि मान लेते हैं अगर स्पिल्ट कॉफ़ी है, यानी कि जो कॉफ़ी एक ख़राब हो चुकी है, अगर उसको सुखा दिया जाता है तो जो आउटर मोस्ट एज है ड्राइड ड्रॉप का, अगर उसकी एक बूंद गिराएंगे आप, अगर जब कॉफ़ी फट जाती है तो उसकी अगर आप बूंद गिराएंगे तो वहाँ पे एक रिंग बन जाएगी तो उसको हम कॉफ़ी रिंग इफेक्ट कह रहे हैं। दिस इज कॉज्ड बाय द आउटवर्ड ड्रिफ्ट ऑफ सस्पेंडेड कॉफ़ी पार्टिकल्स फ्रॉम द सेंटर आफ्टर रीचिंग द रिम। एज द ड्रॉप ड्राइज सम ऑफ द पार्टिकल्स अंडरगो एन इनवर्ड ड्रिफ्ट। इसमें और कुछ खास नहीं है। दिस रिसर्च हैज़ एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉफ़ी रिंग इफेक्ट, सिंपल से सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि कॉफ़ी रिंग इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में, और डिजीज़ को डायग्नोज करने में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। बस इतना आपको समझना ज़रूरी है क्योंकि इससे सवाल बन सकता है। टेकिंग पॉलीस्टीरीन माइक्रो बीड्स ऑफ डायमीटर 3 माइक्रोन, 5 माइक्रोन, 10 माइक्रोन्स, रिसर्चर्स ने सस्पेंड किया उनको साफ पानी में 30,000 बीट्स पर माइक्रोलीटर फॉर द फर्स्ट 2 साइजेस। इसको आप पढ़ लेना, इसमें इतना कुछ खास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इस पर स्टार बना लेना और आगे आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सी टर्टल पोचिंग डिक्लाइंड बाय 30%। तो सी टर्टल यानी कि जो समुद्री कछुए हैं उनकी पोचिंग यानी उनका शिकार जो है 30% कम हुआ है पिछले दशक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल बन सकता है। सीधे सीधे सवाल स्टेटमेंट के रूप में आपसे पूछ लेगा कि पिछले दशक में अगर हम देखें तो सी टर्टल की जो पोचिंग है उसके इंसिडेंसेस बढ़े हैं, यानी क्या वो बढ़े हैं क्या, तो नहीं, वो बढ़े नहीं है, वो घटे हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वाइड एस्टीमेट जो बताता है ऑफ द नंबर ऑफ एडल्ट सी टर्टल्स मूव्ड ऑन द ब्लैक मार्केट सजेस्ट दैट 1.1 मिलियन यानी कि 11 लाख रेप्टाइल जो है वो इलीगली हार्वेस्ट किए गए 1990 से लेके 2020 तक। लेकिन अगर हम देखें तो पूरी दुनिया में जो पोचिंग है वो कुछ हद तक कम हुई है। इलीगल कैच हैज़ डिक्लाइंड, यानी ये अच्छी बात है कि जो इलीगल कैच है वो कम हुआ है पिछले दशक में। 2010 से लेकर 2020 की अगर हम बात करें 30% तक कम हुआ है। नेक्स्ट आता है मार्स पे जो रोवर चल रहा है परसीवरेंस कलेक्ट्स 4 रॉक सैंपल्स। उसने 4 जो रॉक के सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए हैं वहाँ पे ड्रिल करके। नासा परसीवरेंस रोवर हैज़ ड्रिल्ड एंड कलेक्टेड 4 स्लिम कोर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो जो वहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक है जिसके ऊपर वो चल रहा है तो वहाँ पे उसने उसको इकट्ठा किया है। फॉर्म्ड इन व्हाट वाज वंस अ रिवर डेल्टा और मार्स। माना जाता है कि ये वहाँ पे किया गया है कि किसी टाइम पे वहाँ पे कोई नदी बहती होगी और वो नदी का डेल्टा है, तो वहाँ पे उसने उसको ड्रिल करके वहाँ से सैंपल लिए हैं। दे आर द फर्स्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ रॉक टू बी गैदर्ड ऑन अनदर वर्ल्ड। तो अनदर वर्ल्ड ना कह के इसको अनदर प्लैनेट कहा जाए, बहुत बड़ी बात कहना चाह रहे हैं अनदर वर्ल्ड कर करके। तो अलग दुनिया नहीं है, वो अलग प्लैनेट है। दुनिया तो अगर हम कहें तो एक सोलर सिस्टम का पार्ट है, और ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पर हमने पहली बार ऐसा हुआ है कि रॉक को गैदर किया है। नेक्स्ट आता है कोविड एंटीवायरल्स अराइव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़। तो कोविड के जो एंटीवायरल हैं वो लो इनकम कंट्रीज़ यानी कि जो थोड़े गरीब देश हैं और जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पहुँचाए गए हैं। एक प्रोग्राम है टू ब्रिंग ओरल COVID-19 एंटीवायरल्स टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैज़ बीन लॉन्च्ड विद एन इनिशियल डोनेशन ऑफ 1 लाख कोर्सेज, यानी 1 लाख कोर्सेज दिए गए हैं ऑफ द एंटीवायरल ड्रग पैक्सलोविड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 9 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ और लाओस में। तो लाओस अपने आप में एशिया का देश है और बाकी सभी 9 देश
अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, तो इन 10 देशों के अंदर ये जो पैक्सलोविड है जो कि एंटीवायरल है, किसके लिए है? एंटीवायरल का मतलब ये होगा कि वायरस के अगेंस्ट है, कोविड वायरस के अगेंस्ट है, तो उनको प्रोवाइड की जा रही है। कोविड ट्रीटमेंट क्विक स्टार्ट कंसोर्टियम एम्स टू बिगिन treating people in these countries by the end of September. प्रोग्राम इज एक्सपेक्टेड टू बी एक्सपेंडेड टू कवर मोर कंट्रीज। धीरे धीरे इस प्रोग्राम को दूसरे और देशों को, अधिक देशों को कवर करने की बात की जा रही है। एंड ट्रांजिशन टू लोअर कॉस्ट, जिससे धीरे धीरे दाम इसमें कम हो जाएंगे, जेनरिक वर्जन्स आ जाएंगे, और जेनरिक वर्जन आ जाएंगे किसके? पैक्सलोविड के। जेनरिक वर्जन का मतलब ये होता है कि अभी पैक्सलोविड मान लेते हैं कोई कंपनी बना रही है, तो उसी कंपनी का पूरा अधिकार है, सारे पैसे जो प्रॉफिट होगा मार्केट में वो उस कंपनी को ही मिलेगा। लेकिन अगर उसका जेनरिक वर्जन आ जाएगा, तो अगर हम देखें तो दवाई के अंदर 20-30% या 40% कभी कभी जो ब्रांडिंग का ही पैसा होता है, तो अगर हम वो ब्रांडिंग का पैसा हटा देंगे तो दवाई के जो दाम है वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो यहाँ पे दवाई कैसी हो जाएगी? सस्ती हो जाएगी, अगर हम जेनरिक दवाइयाँ बना के उसको निकाल देंगे। मार्स पे क्रेटर की बात की जा रही है, यानी गड्ढे की बात की जा रही है कि बहुत बड़ा गड्ढा है। तो नासा का एक इनसाइड मिशन है, उसने ये लोकेट किया है कि 4 नए क्रेटर हैं मार्स पे, जिससे जो कोई इम्पैक्ट से बने हैं, यानी कोई चीज़ मार्स के जो ग्रह है, प्लेनेट है, उसे टकराया था कोई चीज़, जिसकी वजह से वहाँ पे वो गड्ढे हुए। यूजिंग डेटा फ्रॉम अ सीज्मोमीटर एंड विजुअल्स एक्वायर्ड फ्रॉम द मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर। तो कुछ तो डेटा उनको सीज्मोमीटर से मिला है, यानी कि जो भूकंप नापने के लिए जो मीटर आता है, और कुछ विजुअल्स लिए हैं मार्स रिकोनाइसेंस ऑर्बिटर से। तो रिसर्चर्स ने कंफर्म किया है कि वहाँ पर 4 जगहों पे इम्पैक्ट लोकेशंस हैं, यानी कि वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है, यानी कोई भारी भरकम चीज़ ने वहाँ पे टक्कर मारी है मार्स को। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट रिसर्चर्स हैव बीन एबल टू कैप्चर द डायनेमिक्स ऑफ एन इम्पैक्ट ऑन मार्स। पहली बार ऐसा हुआ है। रिसर्चर्स यूज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड द इनसाइट। इनसाइट पे एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका इस्तेमाल किया गया है, जिसका नाम है SEIS। ये क्या है? सीज्मिक एक्सपेरिमेंट फॉर इंटीरियर स्ट्रक्चर। इसका इस्तेमाल किया गया है लोकेशंस पे एग्जैक्टली पता लगाने के लिए। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र के अंदर कोरोना वायरस का BA.2.75 इमर्ज हुआ है मेजर सबलीनियज। समझते हैं क्या चीज़ है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। सर्विलांस ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 वायरस इन महाराष्ट्र, 990 RT-PCR पॉजिटिव सैंपल्स वर जीनोम सीक्वेंस। तो 990 जो RT-PCR के पॉजिटिव सैंपल थे, यानी कि जो पॉजिटिव केसेस थे, उनको क्या किया गया है? सीक्वेंस किया गया है। ऑफ द 900 सैंपल सीक्वेंस्ड, BA.2.75 23% रहा है। ये नाम एक प्रीडोमिनेंट ओमिक्रॉन सबलीनेज है, यानी सबसे ज़्यादा जो केसेस मिले हैं उसके अंदर BA.2.75 केस मिले हैं। अनलाइक मैनी अदर कंट्रीज, इंडिया डिड नॉट सी एन एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन केसेस। अब ये कहा जा रहा है ड्यू टू BA.4 एंड BA.5 ओमिक्रॉन लिनेजेस। अब ये कहा जा रहा है कि कई देशों की तरह भारत में जो है वो एक्सपोनेंशियल राइज नहीं हुआ। एक्सपोनेंशियल राइज का मतलब ये होता है कि अगर आज केस 10 हैं तो कल को केस 100 हो जाएंगे, उसके बाद 1000 हो जाएंगे। बहुत तेज़ी से केस नहीं बढ़े भारत में, ये कहना है इनका। द स्टडी इंडिकेट्स दैट द न्यूली डेसिग्नेटेड BA.2 सबलिनेज कॉज्ड माइल्ड डिजीज विद रिड्यूस नीड फॉर हॉस्पिटल एडमिशन। तो इसका मतलब ये है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं है, यहाँ पे आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप आसानी से थोड़ी सी दिक्कत के साथ सही हो जाएंगे। BA.2.75 हैज़ हायर रेजिस्टेंस टू BA.5 इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट आता है सिंस द फर्स्ट केस ऑफ सार्स कोरोना वायरस 2 इन मार्च 2020, इंडिया ने 3 बार पेंडेमिक वेव्स देखी हैं। 2020 में आई, फिर 2021 में आई, और फिर 2022 के शुरुआत में आई। नेक्स्ट आता है कि भारत इस साल $100 बिलियन का FDI अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, जो कि अपना में एक बहुत बड़ी मात्रा है। तो इंडिया इज़ ऑन ट्रैक टू अट्रैक्ट $100 बिलियन ऑफ FDI इन द करंट फिस्कल ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सेंटर का कहना है। 2021-22 में भारत ने हाईएस्ट एवर फॉरेन इनफ्लो लिया था 83.6 बिलियन का। अब तक हमारे पास सबसे ज़्यादा जो आई है 2021-22 में आई है 83.6 बिलियन। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल हमारे पास 2022-23 में $100 बिलियन तक हमारा आंकड़ा जाए। दिस FDI हैज़ कम फ्रॉम 101 देश, तो 101 कंट्रीज से FDI आई है, जो 31 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स में इन्वेस्ट हुआ है, और देश के अंदर 57 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें ये पैसा लगा है। और लास्ट आता है कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स हैं। पहला देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, जब 1980 का केस हुआ तो उसमें उन्होंने ये कहा कि
जो डेथ पेनल्टी है यानी कि जो मौत की सज़ा है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देनी चाहिए। तो सवाल सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा केस था जिसमें ये डेथ पेनल्टी को कहा गया था कि वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देना चाहिए, तो वो था बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 का केस था। तो इसके साथ ही करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो को अंत तक जरूर देखा कीजिए, और कुछ भी आपको कहना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।